हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग को सबसे बेस्ट बुक जो होगी स्टील स्ट्रक्चर की, एसके दुग्गल की आती है LSM। आप जाओगे ऑनलाइन भी मिल सकती है। हम लोग को लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ना है, ओके। और बुक क्या होगा? स्टील स्ट्रक्चर या स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। राइटर क्या है? एसके दुग्गल। तो ये बुक आप लोग ले लेंगे, ओके। तो आज हम लोग इसका इंट्रो देखते हैं। इससे पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग क्या देख चुके हैं? स्टील क्या है, स्टील के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ स्टील, कार्बन कंटेंट का हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करने पे क्या इफेक्ट आता है, ये सब देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पे थोड़ा हम लोग ब्रीफ इसको जानेंगे। और स्टील हमारे एज ए सिविल इंजीनियर काफ़ी यूजफुल मटेरियल है। इसका यूज हमको कंक्रीट में भी आता है रिइंफोर्समेंट के लिए। तो RCC में आप देखेंगे। तो इस स्लाइड को हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। स्टील इज बाय फार द मोस्ट यूजफुल मटेरियल फॉर बिल्डिंग structures with strength of approximately 10 times that of concrete. Steel is the ideal material for modern construction. तो अब इसके बारे में हम थोड़ा एग्जांपल भी रखेंगे यहाँ पे, जिससे कि समझने में काफ़ी यूज होगी, यूजफुल होगी। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ कि हम लोग, आप या मैं, बचपन से हम लोग देख रहे हैं पटना में गांधी सेतु जो ब्रिज है, ओके। पटना की गांधी सेतु ब्रिज को हम लोग देखते आ रहे हैं। वो ब्रिज पहले क्या थी? वो पहले कंक्रीट की थी, ओके। तो अब क्या किया गया है कि जो पियर है, अब एज ए सिविल इंजीनियर आपको धीरे धीरे सिविल के स्टडी में वन बाई वन फाउंडेशन ये सब पढ़ेंगे। ब्रिज का भी पेपर पढ़ना है, शायद इलेक्टिव हो सकता है। तो उसमें स्टडी करना है कि ये हमारा पियर है। पियर पे सारे गटर के थ्रू स्पैन रखे हुए थे, लेकिन अब क्या किया गया है कि हमारा अब इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। ये सुपर स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर दिया गया है। मीन्स पियर से ऊपर का जो पोर्शन है सारे अब स्टील स्ट्रक्चर में चेंज कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि स्टील का लाइफ भी ज़्यादा है कंक्रीट के कंपेरिजन में। और एक पॉइंट यहाँ काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स दैट ऑफ कंक्रीट, ओके। तो स्टील का स्ट्रेंथ क्या है? 10 टाइम्स है कंक्रीट का स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ कंक्रीट का होगा उससे 10 टाइम्स हमारा कितना क्या है? स्टील का स्ट्रेंथ होगा। तो ये इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, ओके। और ये हमारे पास आइडियल मटेरियल है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे हम लोग जितने भी आजकल देख रहे हैं ब्रिजेज बनते हैं, खासकर रेलवे में जहाँ पे ओवरबर्डन काफ़ी ज़्यादा है, तो सारे ब्रिजेज स्टील के होंगे। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाई राइज हमको कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, या अभी एक हाल ही में ब्रिज चेनाब रिवर के ऊपर ब्रिज बन रहा है, तो वो भी आप देखेंगे वहाँ पे उसका भी सुपर स्ट्रक्चर स्टील का ही आपको मिलेगा, ओके। चेनाब रिवर के ऊपर हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है हम लोग का। वो मुझे लगता है कि एशिया का या वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज हो सकता है, ओके। इससे पहले चाइना का कोई ब्रिज था। तो हाईएस्ट ब्रिज हमारा चेनाब रिवर के ऊपर ही बन रहा है, उसका भी सुपर स्ट्रक्चर क्या है। अब सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, ये जो मेरा पियर वाला पार्ट है और इसके ऊपर यहाँ पे बियरिंग होता है, तो बियरिंग के ऊपर का पार्ट को हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और ये यहाँ पियर वाला पार्ट है, और यहाँ बियरिंग के नीचे के पार्ट को हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। और यहाँ से जो भी फाउंडेशन होगा, ये सभी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सब स्ट्रक्चर। आगे की लाइन डिस्कस करते हैं। ये आप भी समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के डिस्कस कर देता हूँ। ड्यू टू इट्स लार्ज स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, मीन्स इसका वेट के कंपेरिजन में, जैसे मैं कंक्रीट ले लेता हूँ और स्टील ले लेता हूँ, इन दोनों में वेट के कंपेरिजन में स्टील का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो वही कह रहा है वेट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। मीन्स मैं 100 न्यूटन किलो न्यूटन का इसका वेट लेता हूँ
और 100 किलो न्यूटन का इसका। तो वेट के कंपेरिजन में हमारा कंक्रीट से स्टील का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा सेम वेट के लिए। तो ये रेशियो दिखाता है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, और काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। ओके, टेंड टू बी मोर इकोनॉमिकल देन कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर टॉल बिल्डिंग्स। अभी मैंने क्या बताया, हाई राइज बिल्डिंग के लिए, ब्रिजेज के लिए, इसके लिए हमको क्या स्टील स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। बिल्डिंग में तो जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट इन्फोर्समेंट देते हैं, स्टील का इन्फोर्समेंट तो हम लोग को वहाँ देना ही पड़ता है। एंड लार्ज स्पैन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेज, तो ब्रिज में भी हमारा क्या है, स्टील काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। इसीलिए मैं अभी बताया कि हमारा पटना गांधी सेतु जो ब्रिज है उसकी सुपर स्ट्रक्चर हम लोग स्टील में उसको हम लोग चेंज कर दिए। पहले कंक्रीट का था, अब हम लोग उसको स्टील स्ट्रक्चर दे रहे हैं। आप देख सकते हो मटेरियल भी हमारा क्या होगा, कम से कम उसमें यूज होगा और स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए इकोनॉमिकल है हमारे लिए। सो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। ये एक लॉजिक है कि क्यों हम लोग, इससे पहले क्या था, वो कंक्रीट की स्ट्रक्चर थी सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज पे, बट अभी स्टील क्यों बनाई गई है, या वो बोथ लेन को दोनों को अब स्टील स्ट्रक्चर में ही तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कभी आप पटना जाएंगे, पटना से मुजफ्फरपुर जो रूट है हाजीपुर, उस ब्रिज को आप देख सकते हैं। या जितने भी आप देखेंगे रेलवे ब्रिजेज हैं या आपका दीघा वाले ब्रिज है, सारे स्टील स्ट्रक्चर है। अब कंक्रीट की आपको नहीं मिलेगी। ओके, ये ध्यान रखेंगे। सुपर स्ट्रक्चर, फाउंडेशन तो कंक्रीट के ही होते हैं, पियर तक कंक्रीट होंगे सब स्ट्रक्चर, बट सुपर स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, वो स्टील स्ट्रक्चर होंगे। स्टील स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड वेरी फास्ट, तो स्टील का फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी फास्ट होता है। एंड दिस इनेबल्स द स्ट्रक्चर टू बी यूज ईयरली, काफ़ी तेज़ी से हम लोग कम समय में बना सकते हैं। देयर बाई लीडिंग टू ओवरऑल इकोनॉमी, तो हम लोग को काफ़ी ईयरली अपना कंस्ट्रक्शन भी पूरा करना है, तो उसके लिए हम स्टील स्ट्रक्चर को ही प्रेफर करेंगे। स्टील स्ट्रक्चर्स आर डक्टाइल। ओके, तो डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का डिफरेंस मैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बता चुका हूँ। मैं यहाँ भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ, आ गया तो। डक्टाइल मटेरियल का है कि वो तुम्हारा क्या करेगा, लार्ज डिफॉर्मेशन लेगा विदाउट एक्चुअल फ्रैक्चर और डिफॉर्मेशन के लिए, सॉरी ये एक्चुअल फेल्यूर से पहले क्या है, वह डिफॉर्मेशन लार्जेगा, मीन्स प्लास्टिक स्ट्रेन हमको ज़्यादा देता है। और ब्रिटल में क्या होगा, लोडिंग करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ब्रिटल मटेरियल में क्या होगा, लोडिंग करेंगे और वो अचानक से क्या होगा, यहाँ पे फेल कर जाएगा। बट डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, लोडिंग करेगा वो अचानक फेल, सडन फेल नहीं करता, वो धीरे 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 ऐसा कुछ शेप देते देते ऐसे फेल करेगा। मीन्स हमको काफ़ी टाइम, सेफ्टी टाइम दे देता है। फेल करने से पहले हमको डिफॉर्मेशन इतना ज़्यादा देगा कि हम लोग जान जाएंगे, पहले से पता चल जाएगा कि हाँ ये अब हमारा स्ट्रक्चर फेल करने वाला है। ओके, डक्टाइल एंड रोबस्ट एंड कैन विथस्टैंड सेवरल लोडिंग सच एज अर्थक्वेक लोड भी लिख सकता है। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको डक्टाइल, हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डक्टाइल होना चाहिए। क्योंकि ब्रिटल होगा तो सडन फेल्योर देगा, बट अर्थक्वेक में सडन फेल्योर होगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लॉस होगा। ओके, मैन एंड मटेरियल का भी, और हमारा इन इकोनॉमी भी काफ़ी उससे वो अनइकोनॉमिकल भी होगा। तो उस हिसाब से हमको क्या चाहिए कि हम लोग डक्टाइल करें। उससे क्या होगा कि हमारा अगर स्ट्रक्चर धीरे धीरे वो डिफॉर्मेशन देने लगेगा एक्चुअल फ्लेवर से पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग सेफली निकल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसी मटेरियल का, स्टील का यूज कर सकते हैं। स्टील स्ट्रक्चर कैन बी ईजिली रिक्वायर्ड एंड रेटिफोटेड टू कैरी हायर लोड्स, तो स्टील हमारा हायर लोड भी रिस्टेंड कर सकता है, इसलिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं कंक्रीट के कंपेरिजन में। स्टील इज ऑल्सो ए वेरी इको फ्रेंडली मटेरियल भी है, एंड स्टील स्ट्रक्चर्स कैन बी इजिली डिसमेंटल्ड एंड सोल्ड एज स्क्रैप। तो स्क्रैप वैल्यू मीन्स हमारा यूज होने के बाद में जब उसका यूजफुल लाइफ हो जाता है, तो एज ए कंक्रीट का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ खास उसमें मिलेगा नहीं, उसको हम लोग डिसमेंटल करके भी रीयूज नहीं कर सकते हैं। बट हमारा स्टील क्या है, उसको हम लोग फिर से रीयूज में ला सकते हैं, और उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू भी उसकी अच्छी खासी होगी। ओके,
मीन्स यूजफुल लाइफ के बाद भी हम लोग उसको बेचते हैं। आप जैसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, वो क्या करते हैं, वो ले जाते हैं वहाँ पे डिसमेंटल करके उसको फिर से यूज में ला सकते हैं। दस द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अच्छा है क्योंकि वो रीयूज भी हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रिपेयर एंड डिसमेंटलिंग कैन बी लेस दैट कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट में तो हम लोग का कोई चांस ही नहीं कि हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसको फिर से रीयूज में ला सके, या कंक्रीट स्ट्रक्चर का हमारे पास में मेंटेनेंस ना के बराबर है। ओके, since steel is produced in the factory under better quality control, steel structures have higher reliability and safety। तो अभी मैंने जो भी पॉइंट डिस्कस किया उस हिसाब से वो रिलेबल भी है, काफ़ी ज़्यादा हाई रिलेबिलिटी है उसकी और सेफ्टी भी है, क्योंकि वो डक्टाइल फेल्योर देता है, ब्रिटल नहीं देता। तो ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में का ये पॉइंट है कि कौन स्टील हमारा किस टाइप के फेल्योर देता है, डक्टाइल फेल्योर किस टाइप से क्या होता है, ब्रिटल से भी मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया है। 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे, डक्टाइल क्या होगा, मेरा लार्ज डिफॉर्मेशन देता है बिफोर एक्चुअल फेल्योर से पहले, फ्रैक्चर से पहले। और ब्रिटल क्या है, वो जैसे लोडिंग होगा वो अचानक सडन फेल्योर देते हैं। तो सडन फेल्योर वाला स्ट्रक्चर मुझे कभी नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि स्टील हमारा क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। टू गेट द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स should be designed and protected to resist corrosion and fire। तो हम लोग को ये क्या करना है, कोरोजन और फायर से भी थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट कर लेना है डिजाइन करने से पहले। दे शुड बी डिजाइन एंड डिटेल्ड फॉर इजी फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन। तो ये इजी, इसका इरेक्शन और फैब्रिकेशन भी काफ़ी आसान है। मीन्स इसको कभी भी कहीं भी प्लेस कर देना और वहाँ से फिर, जैसे हम लोग कई जगह देखते हैं स्ट्रक्चर में, इसको बोल्ट या रिवेट के थ्रू या वेल्डिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और आसानी से फिर कभी भी इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ओके, गुड क्वालिटी कंट्रोल इज इसेंशियल। तो इसके लिए हम लोग को क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छे से रखना होगा। प्रॉपर फिटिंग ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट, प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए। द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर शुड बी कंसिडर्ड इन डिजाइन। तो डिजाइन में टेम्परेचर इफेक्ट भी हम लोग को ध्यान में लाना होगा। ओके, टेम्परेचर इफेक्ट को भी कंसिडर करके चलना है। और हमारा जो भी फिटिंग होगा, हम लोग को फिटिंग इस पेपर में पढ़ना है, वेल्डिंग, रिवेटिंग एंड बोल्टिंग के बारे में। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही फिटिंग के लिए। टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ क्रैक अंडर फाइटिंग एंड earthquake loads, the connections and in particular the weld should be designed and detailed properly। तो हम लोग को क्रैक से बचने के लिए फैटिक के थ्रू, फैटिक क्या होता है ये भी मोस्ट में मैं एक डिफिनेशन बता चुका हूँ कि हमारा जो लोड है वो साइक्लिक लोडिंग हो, वो लोड हमारा साइक्लिक लोडिंग लगता है तो उससे क्या होगा, लोड की वैल्यू एक सर्टेन लिमिट से कम भी हो और नंबर ऑफ साइकिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसको उसमें हमारे मटेरियल में क्रैकिंग ला सकता है। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, मिनिमम इंडोरेंस लिमिट। मीन्स इस लिमिट तक जैसे हमारा स्ट्रेस आएगा तो ये फेल्योर हो जाएगा और नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाते रहेंगे। ओके, तो ये इंडोरेंस लिमिट और फैटिक को आप लोग फिर से एक बार मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में देख लेंगे। वैसे मैं इसको बता दिया, साइक्लिक लोडिंग के कारण क्या होता है, फैटिक आता है मेरा। ओके, मतलब रिवर्सल ऑफ लोडिंग, बार बार लोडिंग करने से भी क्या होगा, फेलियर होता है। Special steels and protective measures for corrosion and fire are available and the designer should be familiar with the options available। तो इस फायर और कोरोजन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। अब आता है मेटलर्जी ऑफ स्टील का, थोड़ा सा दे रखा है मेटलर्जी क्या क्या इसके हैं, ये सारे आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दिया हूँ। व्हेन कार्बन इज क्वांटिटी इज एडेड टू आयरन, हम लोग आयरन में कार्बन को स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो स्टील इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो प्योर आयरन में हम लोग कार्बन की क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, स्टील मिलता है। सिंस द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन इज मच लार्जर देन अदर एलॉइंग एलिमेंट। ओके, तो अदर एलॉय एलिमेंट के कंपेरिजन में हमारा कार्बन का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है। द एटॉमिक डायमीटर ऑफ कार्बन इज लेस देन द
interstices between iron atoms and the carbon goes into the solid solution of iron। ये थोड़ा ज़्यादा डीप जा रहा है, इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। सॉल्यूशन सॉलिड के लिए हम लोग को बेसिक पॉइंट देना है कि एज कार्बन डिजोल्व इन द, कार्बन का कंटेंट हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, ये हम लोग को बेसिक कंसर्न है। तो एडिंग मोर एंड मोर कार्बन, adding more and more carbon to iron results in more and more distortion of the crystal lattice and hence provides increased mechanical strength। तो कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा बट क्या होगा, डक्टिलिटी रिड्यूस होता है। ओके, कॉल डक्टिलिटी। तो ये इन्फ्लुएंस नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है हमारे डक्टिलिटी को। कार्बन परसेंट हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डक्टिलिटी। हेंस वी सीन दैट द मोर कार्बन इज एडेड इनहांस मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन बट डक्टिलिटी रिड्यूस। तो यहाँ से कुल हमको एक ही पॉइंट निकलता है वोलेंस सम, कि हम लोग कार्बन कंटेंट क्या करेंगे, कार्बन कंटेंट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हमारा डक्टिलिटी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। इन बातों का बस ध्यान रखेंगे और इसमें से कुछ हम लोग को याद रखने के लिए नहीं है। मोर अमाउंट ऑफ कार्बन कॉजेज प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। ओके, तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था। और भी बहुत कुछ हो सकता है, आप उसको देख सकते हैं, बुक में दिया होगा। इसके गूगल की बुक आप लोग ले लेंगे। ओके, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं बुक से। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट बता दिया कि स्टील का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं और लेकर आऊँगा इसके लिए। सो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप लोग सेफ रहे, घर पे रहे, होम पे, और ज़रूरत ना हो तो कहीं बाहर नहीं निकले, मास्क लगा कर ही रहे। ओके, मैं आप लोगों को सारे मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी पेपर मेरे जिम्मे दिया गया है उनका मैं अच्छे से निर्वहन करूंगा। ओके, आप लोग स्टडी करें, बुक से पढ़ें, कुछ और भी आपको नोट्स कहीं से मिलते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।